ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है 10th। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, PHE मैंने शॉर्ट में लिखा है। और हमारे चैप्टर का नाम है किन्शियोलॉजी। जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बायोमैकेनिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड स्पोर्ट्स। सो ये अपने चैप्टर का नाम है किन्शियोलॉजी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं किन्शियोलॉजी। सो किन्शियोलॉजी है क्या? देखिए, किन्शियोलॉजी इट इज़ द साइंस विच डील विद ह्यूमन मूवमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस। जो अपनी ह्यूमन बॉडी में जितने भी मूवमेंट हैं, वो मूवमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना, उन्हीं से रिलेटेड है, उसी को किन्शियोलॉजी बताया गया है। आप डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन कि इट इज़ द साइंस विच डील विद ह्यूमन मूवमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल है, प्लीज़ नोट डाउन दिस डेफिनेशन और आप इसको एग्ज़ाम में लिखना, आपको ये जनरली आता है। अब आता है बायोमैकेनिक्स। पहले किन्शियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को जान लेते हैं और उसके बाद में हम बेसिकली प्रोजेक्टाइल या पैराबोला क्या होता है वो अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है बायोमैकेनिक्स। तो देखिए, बायो मीन्स होता है लाइफ। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं कि बायो मीन्स होता है लाइफ, और मैकेनिक्स होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद फोर्सेस एक्टिंग अपॉन मूविंग बॉडी। मैकेनिक्स है जो बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद फोर्सेस एक्टिंग अपॉन मूविंग बॉडी। सो कंक्लूजन ये निकला कि भाई बायोमैकेनिक्स क्या है कि इट इज़ ए साइंस यूज्ड इन स्पोर्ट्स। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमैकेनिक्स कहते हैं। सो ये भी अपना क्लियर हो गया, किन्शियोलॉजी क्लियर हो गया और बायोमैकेनिक्स। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल को। इसको समझने की ज़रूरत है, प्रोजेक्टाइल क्या है। सो देखिए, पहले तो इसी को हम पढ़ते हैं जो मैंने लिखा है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन इन स्पेस and travels under the influence of gravity, air resistant and other forces is called projectile। देखिए, बिल्कुल सही है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो करते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रही कि दैट थ्रो शुड बी मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूट एंगल। जो हम थ्रो करें दैट शुड बी एक्यूट एंगल इन सेंस दैट एंगल विच इज़ लेस देन द 90 डिग्री। सो वो एक कंडीशन बनती है, आगे बात करेंगे हम। सो प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं स्पेस में, तो उस पर कई सारे फोर्सेस काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी हो गया, हमें मालूम है कि ग्रेविटी एक फोर्सेस काम करता है। एयर रेसिस्टेंस भी एक फोर्स है जो काम करता है, उस पर इन्फ्लुएंस डालेगा। कुछ और भी फोर्सेस हैं जो उस पर काम करेंगे, तो इसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन इन स्पेस and travels under the influence of gravity, air resistance and other forces is called projectile। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम पैराबोला की। क्या बात करते हैं अब हम, पैराबोला की। चलो मैं लिखता हूँ पैराबोला, ठीक है, PARABOLA, पैराबोला। सो पैराबोला क्या होता है, उससे पहले इसको जानते हैं। देखिए, मैंने ये बना दिया मैंने, हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस बना दिया या वाई एक्सिस बना दिया, या मैं इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस कह देता हूँ, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। और ये होगी अपनी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से, जो भी एंगल, मैं यहाँ एंगल की बात नहीं कर रहा, बट एक्यूट एंगल यूज किया, मतलब एनी एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल पे मैंने ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट ने ऐसे ट्रेवल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉल हो गया, ड्रॉप हो गया, गिर गया, ठीक है। सो अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट में था। इन फ्लाइट क्या होता है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया, द मोमेंट आई रिलीज मीन्स जहाँ से रिलीज हुआ ऑब्जेक्ट, और जब वो ड्रॉप हुआ तो जितनी देर वो एयर में रहा उसको बोलते हैं इन फ्लाइट। सो जब ऑब्जेक्ट को हमने स्पेस में थ्रो किया, इस पर कई सारे फोर्स एक्ट भी किए, जैसे ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, तो हमने बता दिया कि प्रोजेक्टाइल इसको कहेंगे। लेकिन पैराबोला क्या हो गया,
भाई द पाथ थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल पासस, मतलब वो रास्ता, वो पाथ, ये जिसके थ्रू ये प्रोजेक्टाइल पास कर रहा है, मीन्स यहाँ उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे, या इसका एक नाम और है ट्रेजेक्ट्री, TRAJECTORY, ट्रेजेक्ट्री। देखिए मैं एक बार से फिर से रिपीट, द पाथ मतलब वो रास्ता, थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल पासस मतलब वो रास्ता जिसके थ्रू ये प्रोजेक्टाइल पास हुआ है, इज कॉल्ड पैराबोला, उसी रास्ते को, उसी को हम पैराबोला कहेंगे। ये जो कर्व बना बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का, और जहाँ जहाँ से प्रोजेक्टाइल पास हुआ, यहाँ से हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला कहेंगे। जबकि अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वो क्या था, तो प्रोजेक्टाइल ये था, एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन इन स्पेस एंड ट्रेवल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्पेस में फेंका तो उसने ट्रैवल किया, लेकिन ट्रैवल किस किस के फोर्स के इन्फ्लुएंस में किया, ग्रेविटी था वहाँ पे, एयर रेसिस्टेंट भी था, कुछ और अदर फोर्सेस भी थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। वेरेज की पैराबोला क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ, जिस पाथ से प्रोजेक्टाइल गुजर के आया है, बेसिक द पाथ थ्रू, तो बेसिकली आप लिख लें इस डेफिनेशन को, कि मैं लिख लेता हूँ, द पाथ, आपको दिख भी रहा है, सो द पाथ थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल passes is called पैराबोला, और ट्रेजेक्ट्री जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। सो द पाथ थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल पासेस इज कॉल्ड पैराबोला। क्लियर हो गया आई होप। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल एंड पैराबोला। अब देखिए जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो इस पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने O लिख दिया, यहाँ से मैंने X लिख दिया, ये Y लिख दिया, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैंने लिख दी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गई, ये अपनी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, देखिए अब इस पे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, मैं यहाँ पे आपका अपना ये सेकंड पॉइंट है तो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन सा। तो भाई सबसे पहले तो है एंगल। देखिए कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा पहले और क्लियर करता हूँ कि बेसिकली ये जो पैराबोला, जैसे हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका और ऑब्जेक्ट किया, ट्रेवल करने के बाद ये यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो इसने दो हाफ बनाए, ये दोनों हाफ बनेंगे, ये इक्वल हाफ बनेंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पीक पे गया, पीक के बाद जब ऑब्जेक्ट डाउन होना चालू हुआ तो यहाँ पे जो दो हाफ बने बिल्कुल इक्वल हाफ बनेंगे। एक तो ये एक चीज़ जानने की पैराबोला में कि इसमें दो हाफ बने एंड बोथ हाफ आर इक्वल। सो द एंगल ऑफ रिलीज इज इक्वल। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, दूसरा जिस एंगल पे हमने इसको रिलीज किया, यहाँ पे थ्रो किया, फेंका या रिलीज किया, वट एवर द एंगल, लेट अस से कि यहाँ पे थीटा एंगल था, तो जब ये ड्रॉप होगा यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। सो एंगल ऑफ रिलीज इज इक्वल। ठीक है, फॉल मतलब जो रिलीज करने का एंगल था और जो फॉल होने का एंगल था वो दोनों इक्वल रहेंगे। अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे हमने इसको रिलीज किया तो जब ये ड्रॉप होगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री का बनेगा। एक और चीज़ जानी, पहली चीज़ हमने ये जानी थी कि भाई बोथ द हाफ्स हैव इक्वल एरिया, ये जो दोनों हाफ हैं, और या इनको जब प्लूरल बात करेंगे तो HALVES हो जाएगा, हाल्स हो जाएगा, तो बोथ द हाल्स हैव द इक्वल एरिया, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी एक बात जानी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को। तो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है स्पीड ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो जो स्पीड हम देंगे, बेसिकली अगर स्पीड हम कम देंगे
तो वो जो डिस्टेंस है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी है, जिस एंगल पे हम फेंक रहे हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट डिस्टेंस अगर हम बेसिकली अगर उसको स्पीड कम देंगे तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, स्पीड ज़्यादा देंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो द स्पीड या जिसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लाइट। मैंने क्या बोला था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का है इसको बोलते हैं इन फ्लाइट। तो जितना आप वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिलीज को आप इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, INITIAL वेलोसिटी। सो बेसिकली जितनी ज़्यादा आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, आपका जो ऑब्जेक्ट वो इन फ्लाइट ज़्यादा रहेगा। अगर आपकी वेलोसिटी कम है तो इन फ्लाइट कम रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो इन फ्लाइट ज़्यादा रहेगा। अब इसमें ये चीज़ अलग है कि द स्पीड ऑफ रिलीज डिपेंड अपॉन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और जो ऐसे हो जाएगी, या इनिशियल हॉरिजॉन्टल। अगर हमने इस एंगल में उसको वेलोसिटी दी तो ऑफ कोर्स वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, और अगर हमने उसको इस एंगल में वेलोसिटी ज़्यादा दी है तो वर्टिकल वेलोसिटी, बेसिकली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हम उसको कहेंगे, या इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो बात कुल मिला के बात यह है कि स्पीड ऑफ रिलीज या इनिशियल वेलोसिटी का इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लाइट। ये पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर बात करते हैं, एंगल ऑफ रिलीज। एंगल ऑफ रिलीज दूसरा क्या है कि भाई हमने बात की थी कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब 90 डिग्री पे तो ये लाइन है ना। अब मीन्स इससे कम होना चाहिए एंगल, लेकिन कम में ऐसा है कि आप ठीक है, आप 85 भी ले सकते हैं, 80 भी, वट एवर, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, बट जो बेस्ट एंगल है वो 45 डिग्री है। बेस्ट एंगल क्या है? 45 डिग्री है। मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो बेस्ट डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब बेस्ट इन फ्लाइट रहेगा, इन फ्लाइट में ज़्यादा रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करेगा। ये यहाँ पे एक समझने की बात है कि द एंगल ऑफ रिलीज चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो द आइडियल एंगल ऑफ रिलीज इज 45 डिग्री है बेटा यहाँ पे, है ना। जैसे हम एक उदाहरण लें कि भाई एक गोल्फर होता है, वो एक बॉल को हिट करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, वुड इट हिट इट फर्दर देन ए गोल्फर एट ग्राउंड लेवल, है ना। सो बेसिकली गोल्फर जब हिटिंग ए बॉल करता है हिल से तो वो ज़्यादा दूर जाता है ना, देन ए गोल्फर एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेस्ट एंगल है वो 45 डिग्री एंगल है। ये हमारे दूसरा फैक्टर जाना है, तो एंगल ऑफ रिलीज हमने दूसरी चीज़ जानी। अब तीसरी क्या है? तीसरी क्या है? ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी का भी फैक्टर पड़ता है, ग्रेविटी, ठीक है भाई, ग्रेविटी है। अब देखिए ग्रेविटी एक्ट्स करती है ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू गिव इट मास। ग्रेविटी क्या है? बेसिकली मास देती है। ग्रेविटी का रिलेशन किससे? मास से। तो जितना द ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपॉन इट। तो जितना ऑब्जेक्ट का ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिकली उस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा। ग्रेविटी तो वी ऑल नो कि यहाँ पे 9.8 kg है, मीटर स्क्वायर है, बट जितना ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा सो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। या मैं जैसे कहूँ कि भाई किसी को जैसे एक हाइट पे, जैसे 20 मीटर हाइट है, अब 20 मीटर हाइट से एक 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ड्रॉप करें, एंड सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें, सो जो 10 kg वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है दैट विल ड्रॉप ऑन द अर्थ फर्स्ट। ये जो है 10 kg वाला ऑब्जेक्ट जिसका बेसिकली बिकॉज इसकी मास ज़्यादा है तो इस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है 10 kg वाला ऑब्जेक्ट है ये अर्थ पे पहले ड्रॉप करेगा, है ना। तो ग्रेविटी तो काम कर रही है, सबके लिए इक्वली कर रही है, बट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू गिव इट मास देता है। तो द ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ही ज़्यादा उस पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेगी? ग्रेविटी विल अफेक्ट ए प्रोजेक्टाइल एज वेल एज इट विल डिक्रीज द हाइट द प्रोजेक्टाइल कैन ऑब्टेन, है ना भाई, ठीक है ना। अब जैसे हम एक उदाहरण लें भाई, जैसे एक क्रिकेट बॉल है,
उसको फेंका जाता है तो ग्रेटर डिस्टेंस कवर करती है, और एक शॉर्ट पुट है उसका मास ज़्यादा है तो उस पर जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो क्रिकेट बॉल जैसे छोटी होती है तो जो क्रिकेटर होता है, जो बॉलर होता है, जो फील्डर होता है, उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक वो ज़्यादा डिस्टेंस इन फ्लाइट ज़्यादा रहता है, वो ये कह सकते हैं कि वो इन फ्लाइट में ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। जबकि एक शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में क्या होता है कि उसका मास ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ज़्यादा पड़ रहा है, तो शॉर्ट पुट को आप जो एथलीट है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं फेंक सकता। सो ये हो गया अपना ग्रेविटी वाला फैक्टर। अब जो चौथा फैक्टर है बेटा है वो एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस में क्या होगा भाई, जब भी हम ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं ऑफ कोर्स एयर रेसिस्ट करती है ना, एयर उसको प्रभावित करती है। अब लेकिन एयर में ऐसा है कि कई बार एयर एडवांटेज बन जाती है और कई बार एयर डिसएडवांटेज बन जाती है। कई बार तो एयर एडवांटेज बन जाती है और कई बार वो डिसएडवांटेज बनती है। बट एनीवे एयर काफ़ी एक अफेक्ट मतलब इस पे आता है प्रोजेक्टाइल पे। सो एज ए प्रोजेक्टाइल मूव्स थ्रू द एयर इट इज स्लोड डाउन बाय एयर रेसिस्टेंट, है ना, ठीक है। तो एयर रेसिस्टेंस विल डिक्रीज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो बुक में लिखा है, बट उससे अच्छा मैंने आपको बता दिया कि एयर डेफिनेटली अफेक्ट्स करती है, बट समटाइम्स इट कैन बी लाइक एडवांटेज और समटाइम कैन बी लाइक डिसएडवांटेज, ठीक है। जैसे हम एक फुटबॉल को हमने किक मारा, अब फुटबॉल को जब हमने किक मारा, अगर हम अगेंस्ट द एयर किक मार रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो इन फ्लाइट है, इन फ्लाइट में वो कम रहेगा और वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। और अगर हम उसको लाइक जहाँ से एयर आ रहा है, एयर के साथ उसको एयर की डायरेक्शन में उसको बेसिकली अगर उसको किक मार रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया हमारा एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं कि भाई एक बैडमिंटन शटल विल हैव मच मोर एयर रेसिस्टेंट देन ए गोल्फ बॉल। अच्छा, एयर से रिलेटेड और कुछ फंडा हैं बेसिकली। देखिए, अब ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, वो साइज कैसा है, उससे भी रिलेटेड है एयर, है ना। भाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रेशियो क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आपने शटल कॉक देखा होगा, शटल कॉक बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर एयर का, और शटल कॉक जरा सा अगर एयर चलता है तो हम खेल नहीं पाते, है ना। बैडमिंटन जो शटल होता है ना, शटल कॉक, सो वहाँ पे देखा जैसे, और उसी की जगह क्रिकेट बॉल होगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैटर कर रहा है कि सरफेस एरिया एज वेल एज उसका जो किस तरह की उसका स्ट्रक्चर है, बनावट कैसी है, ये भी एयर से रिलेटेड है। चलो, तो हमने अभी तक स्पीड ऑफ रिलीज देखा, एंगल ऑफ रिलीज देखा, ग्रेविटी देखा और एयर रेसिस्टेंस देखा। चलो आगे बात करते हैं बेटा हम हाइट ऑफ रिलीज। एक हाइट ऑफ रिलीज, देखिए जिस हाइट से हम प्रोजेक्टाइल को रिलीज कर रहे हैं उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, ठीक है। हाइट ऑफ रिलीज, तो इसका मतलब ये है कि द हायर द लेवल ऑफ रिलीज द ग्रेटर द डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लाइट। भाई हम यहाँ इंस्टीड ऑफ हेयर अगर हम यहाँ खड़े होके किसी सेकंड स्टोरी बिल्डिंग या थर्ड स्टोरी बिल्डिंग से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट विल कवर द मोर डिस्टेंस, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि द हायर द लेवल ऑफ रिलीज द ग्रेटर द डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लाइट। दिस इज बिकॉज द हायर द प्रोजेक्टाइल इज रिलीज द लॉन्गर इट विल बी इन द एयर। भाई वो इन फ्लाइट ज़्यादा रहेगा, है ना, इन फ्लाइट ज़्यादा रहेगा। तो हाइट का भी फर्क हो गया, फैक्टर हो गया। और लास्ट जो फैक्टर है बेटा जो है स्पिन, है ना। स्पिन का क्या है, सो बेसिकली स्पिन का क्या है कि देखिए द स्पिन एक तो चीज़ डिपेंड करती है अमाउंट पे, द अमाउंट, और दूसरा डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। सो हमने जितना अमाउंट स्पिन किया है और दूसरी चीज़ है जिस डायरेक्शन में हमने स्पिन किया है, दो चीज़ें फैक्टर करती हैं इस पे, स्पिन पे। सो द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्टिंग ऑन ए प्रोजेक्टाइल विल डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्टेंस। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल, जितना प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जितना अमाउंट में हमने स्पिन किया और जिस डायरेक्शन में किया, है ना, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किस पे, डिस्टेंस पे अफेक्ट करेगा प्रोजेक्टाइल की पे। तो ये लास्ट फैक्टर था। जैसे हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे इन टेनिस शॉट क्या होता है, टॉप स्पिन। जैसे टॉप स्पिन देखा होगा,
तो टॉप स्पिन गिव्स लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बैक स्पिन, है ना। वैसे जब आप क्लास में आएंगे तो आपको हम बताएंगे व्हाट इज़ टॉप स्पिन एंड व्हाट इज़ बैक स्पिन, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया है, फिर उसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है यूट्यूब वगैरह पे डालने के लिए। सो ये फैक्टर थे बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने पहले आज जाना है कि भाई प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोला क्या है ना। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देखी हमने, ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने पैराबोला को जाना, पैराबोला की डेफिनेशन देखी, फिर हमने बात की कि पैरा जो बोला है उससे क्या क्या फैक्टर्स से उससे रिलेटेड हैं, कुछ उसके बारे में और चीज़ें जानी, और फाइनली जो द फैक्टर्स अफेक्टिंग पैराबोला प्रोजेक्टाइल तो कौन कौन से थे, स्पीड ऑफ रिलीज या जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, दूसरा था एंगल ऑफ रिलीज, तीसरी थी ग्रेविटी, चौथा है एयर रेसिस्टेंट, फिफ्थ है हाइट ऑफ रिलीज और लास्ट है स्पिन। इन चीज़ों को जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। आपका क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैराबोला, या दोनों की डेफिनेशन लिखें, और फिर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं। सो आपको ये 6 फैक्टर लिखने हैं, स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलीज, ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन। ये चैप्टर शायद आपके फिजिक्स में भी होगा, बट यहाँ अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, फिजिकल एजुकेशन में दिया हुआ है। आई होप इट्स क्लियर टू यू बेटा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।